डिस्टेंस है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम किस तरह से ये मैप्स बनाते हैं, हम ये पहले स्टडी कर चुके हैं सारे एग्जाम्पल। उन्होंने डिफरेंट एग्जाम्पल स्टडी की, मोस्टली ड्रोसोफिला से थी। ठीक है, अब हम यही चीज़ें स्टडी करने जा रहे हैं कि ह्यूमन में ये काम कैसे होता है, ये कैसे हो सकता है। जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो हमें पता है कि इंसानों में बहुत सारे जीन्स मौजूद हैं जो कि ऑटोसोम्स पे एग्जिस्ट करते हैं। ऑटोसोम्स पता ही होगा आपको, ऑटोसोम्स कौन से होते हैं? क्रोमोसोम्स अदर दैन सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, जितने भी ऑटोसोम्स हैं उनके ऊपर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ जीन्स जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम वही लिंकेज वाली टेक्निक्स जो हैं उन्हें यूज़ करें, रिकॉम्बिनेशन वाली टेक्निक्स को यूज़ करें, तो इतने ज़्यादा जब हमारे पास जीन्स हैं तो बहुत इजी होना चाहिए कि हम इनको मैप कर सकें उन्हीं टेक्निक्स के ज़रिए। लेकिन इसके बावजूद जब हम गौर करते हैं ना, देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इंसानों में ये काम स्पेशली स्टार्ट में बहुत ज़्यादा स्लो रहा। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो रहा है। बहुत कम मैपिंग इंसानों में आपको नज़र आती है पहले लिंकेज की वजह से। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब हम प्लांट्स की बात करते थे, जब हम ड्रोसोफिला की बात करते थे, तो हम क्रॉसेस करते थे, बहुत सारी पॉपुलेशन आती थी उनसे। ठीक है, हम टेस्ट क्रॉसेस करते थे, उनसे बहुत सारी पॉपुलेशन आती थी। ह्यूमन में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। ठीक है, ह्यूमन में आप पर कंट्रोल्ड क्रॉसेस नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक कंट्रोल्ड क्रॉसेस इन ह्यूमन। ठीक है, तो आप कंट्रोल क्रॉसेस नहीं कर सकते। आपको कैलकुलेट करना पड़ती हैं रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज, जो भी कोई आपको ओकेजनल डाई हाइब्रिड्स मिल जाएं। ठीक है, आप खुद से डाई हाइब्रिड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको कोई ओकेजनल डाई हाइब्रिड मिल जाता है तो आप उससे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अच्छा, उसी तरह से आपको टेस्ट प्रोसेस जैसे कोई क्रॉस मिल जाना बहुत ही रेयर है आपको, आपके लिए ह्यूमन में, क्योंकि आप खुद तो टेस्ट क्रॉस कर नहीं सकते। आपके पास अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें टेस्ट क्रॉस जैसा क्रॉस आपको मिल जाए, ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं इसके। ठीक है, सेकंड, ह्यूमन प्रोजेनीज आर जनरली स्मॉल। ठीक है, आपको पता है कि एक मतलब एक कपल जो है उसके कितने बच्चे होते हैं इंसानों में? थोड़ी सी प्रोजेनी होती है। इवन जो उनके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो भी सारे नहीं बनते। ठीक है, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 6 हैं, 3 हैं। लेकिन आप जब वहाँ पे आप देख रहे थे ड्रोसोफिला में, तो आपको हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में प्रोजेनी मिल रही थी। प्लांट्स में आप थाउजेंड्स में प्रोजेनी जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। एनिमल्स में भी इतनी मुश्किल होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप उनमें भी कंट्रोल क्रॉसेस करवा लेते हैं। लेकिन ह्यूमन में ना आप कंट्रोल क्रॉसेस करवा सकते हैं। इन नेचर आपको इस किस्म के क्रॉसेस जैसे आपको चाहिए मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। और तीसरी चीज़, अगर आपको ऐसा कुछ मिल भी गया है क्रॉस जो कि आपको रिक्वायर्ड है, मतलब टेस्ट क्रॉस जैसा आपको क्रॉस मिल गया है, तो जो प्रोजेनी आपको मिल रही है 2, 3, 4 बच्चों की, वो बहुत थोड़ी प्रोजेनी है। आप उससे कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, और इससे भी जो नेक्स्ट एक और बड़ा मसला है, दैट इज़ ह्यूमन जीनोम इज़ इमेंस। जीनोम जो है वो बहुत बड़ा है ह्यूमन का। ठीक है, तो जो डिस्टेंसेस हैं बिटवीन जीन्स, वो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस हैं। दरमियान में आपको पता है बहुत सारा जंक डीएनए आ जाता है, जहाँ में बहुत सारे ऐसे डीएनए आ जाते हैं जहाँ पे कोई जीन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो आपको वो गैप फिल करना, वो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्रॉसेस करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा क्रॉसेस आपको मिलते ही नहीं हैं ह्यूमन में उस तरह के जैसे आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आपके लिए ह्यूमन के अंदर लिंकेज मैपिंग से यानी कि जो रिकॉम्बिनेशन से लिंकेज मैपिंग है वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें फिर किस चीज़ ने ज़्यादा हेल्प की बाद में, जब ह्यूमन में मैपिंग थोड़ी ज़्यादा तेज़ हुई? वो है डीएनए मार्कर्स। ठीक है,
बहुत सारे डीएनए मार्कर्स डेवलप किए गए हैं जो आपको मिल जाते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर, ठीक है। उन मार्कर्स की मदद से काफ़ी सारी मैपिंग बाद में की गई है। डीएनए मार्कर्स हैव बीन पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन मैपिंग ह्यूमन क्रोमोसोम्स, ठीक है। उसकी आगे एक एग्जांपल जो है वो दी हुई है, दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये जो एक फिगर है अजीब सी लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है ना। ये एक्चुअली फिगर है ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 1 की, जो उसमें अभी तक मैपिंग, जब ये फिगर ली गई है उस वक्त तक जो मैपिंग हो चुकी है उसकी है। अगर हम इस पर गौर करें ना तो एक मिनट है। अच्छा, ये देखिए, ये वाला जो मैप है ना, ये जिसमें ये डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, असल में ये इमेज इतनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में नहीं है, लेकिन बुक में आपको मिल जाएगी, जो मैंने आपको बुक दी हुई है ना, उसमें ये फिगर बहुत हाई रेजोल्यूशन में मौजूद है। जब स्क्रीनशॉट लिया गया तो इतनी अच्छी नहीं आई ये। अच्छा, अब ये वाला जो है ना ये डिस्टेंसेस दिए हुए हैं उनके दरमियान, ठीक है। ये लिंकेज मैप दिया गया है, ये वाला मैप, ठीक है, जिसमें ये डिफरेंट मार्कर्स जो है ना जो उनके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, ये उन मार्कर्स के नाम लिखे गए हैं। डिफरेंट मार्कर्स किस किस डिस्टेंस पे, ये इनके दरमियान डिस्टेंस दिया हुआ है हर मार्कर के दरमियान, ठीक है। इस साइड पे आपको लो साइड डिस्ट्रीब्यूशन है, लोकस डिस्ट्रीब्यूशन, कि कहाँ से कहाँ तक आपका कोई जीन है, कहाँ से कहाँ तक आपका कोई लोकस है, ये वो डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। ये डिस्टेंसेस हैं उन डिफरेंट मार्कर्स के दरमियान जो वहाँ पे मैप किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ दोज मॉलिक्यूलर मार्कर्स, ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे आपको एक मैप नज़र आ रहा है ना, यह है एक ईडियोग्राम। ईडियोग्राम ईडियोग्राम एक ऐसा मैप है जो आपने साइटोजेनेटिक के डिफरेंट मेथड से बनाया है, वो आपने लिंकेज मैपिंग से नहीं लिया। इसमें आपने इनके दरमियान जो फिज़िकल डिस्टेंस है वो लेने की कोशिश की है, और ये एक फ़िज़िकल मैप बनाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा शो किया गया है कि जो आपने फ़िज़िकल मैप बनाया है वो वाला, और जो आपने लिंकेज मैप बनाया है उनके दरमियान क्या रिजेम्बलेंस है, ठीक है। तो ये आपको एक एग्जांपल शो की गई है उस मैप की जो आप ह्यूमन में मैपिंग कर चुके हैं डिफरेंट तरह से, और मोस्टली इसमें जो हेल्प की है वो आपकी की है मॉलिक्यूलर मार्कर्स ने, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, आगे थी मैपिंग दी एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अभी जो हमने बात की वो थी ऑटोसोम्स की, जो ऑटोसोम्स पे हैं जीन्स, उनके दरमियान डिस्टेंस मैप करना जो है उसमें लिंकेज मैपिंग या रिकॉम्बिनेशन से जो मैपिंग की जाती है वो क्यों मुश्किल है, और उसमें क्यों मार्कर्स हमें ज़्यादा यूज़ करने पड़े। लेकिन जब हम बात करते हैं ना एक्स क्रोमोसोम्स की, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू ऑटोसोम, ठीक है। ये उसके मुकाबले में काफ़ी इजी रहा है, और उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न है हेमीज़ाइगस मेल्स, ठीक है। आपको पता है कि जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम्स पे एग्जिस्ट करते हैं वो मेल के अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं। ऐसे मेल को हम कहते हैं हेमीज़ाइगस, ठीक है ना। होमोज़ाइगस का तो आपको पता है, हेमीज़ाइगस भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। होमोज़ाइगस होता है कि जिसमें दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर एक जैसे एलील्स मौजूद होते हैं, और हेमीज़ाइगस वो होता है जिसके ऊपर दोनों में से एक क्रोमोसोम के ऊपर वो एलील मौजूद होता है, दूसरे के ऊपर एंटायरली मिसिंग होता है, ठीक है। तो वो जो भी एलील है वो खुद को एक्सप्रेस कर जाता है। होमोज़ाइगस में तो अगर वो दोनों पे मौजूद है, तो अगर रिसेसिव है, होमोज़ाइगस होगा तो ही वो खुद को एक्सप्रेस करता है। लेकिन हेमीज़ाइगस में बेशक रिसेसिव भी है, वो अगर एक ही क्रोमोसोम पे आता है तो वो एक्सप्रेस करता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह से ड्रोसोफिला में भी था। ड्रोसोफिला में भी जब हमने एक्स क्रोमोसोम वाली मैपिंग पढ़ी थी, तो वहाँ भी हमने देखा था कि मैपिंग दी एक्स क्रोमोसोम्स वाज मच ईजियर दैन दी ऑटोसोम, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, आई मीन हेमीज़ाइगस मेल, ठीक है। उसी वजह से उनमें भी आसान हुआ था एक्स क्रोमोसोम को मैप करना। तो जो ह्यूमन में भी जो पहला मैप बनाया गया था वो एक्स क्रोमोसोम का ही था। जो लिंकेज मैप पहला बनाया गया था वो एक्स क्रोमोसोम का था, क्योंकि दैट वाज ईजियर एज कम्पेयर टू ऑटोसोम्स, ठीक है।
तो द रीज़न फॉर द सक्सेस इज़ दैट मेल्स आर हेमीजाइगस फॉर एक्स लिंक्ड जीन्स, ठीक है। एंड जस्ट एज वी डिड फॉर ड्रोसोफिला, इफ़ वी लुक ओनली एट मेल प्रोजेनी ऑफ ए डाई हाइब्रिड फीमेल, वी आर इफेक्टिवली सैम्पलिंग हर गेमेटिक आउटपुट, ठीक है। कि अगर आपने एक डाई हाइब्रिड फीमेल को एक रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव मेल से क्रॉस करवाया था, तो आपको जो प्रोजेनी मिलती है उसमें जितने भी आपको कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं वो सारे आपको मिल रहे होते हैं फीमेल की वजह से, ठीक है। उसमें जितने भी आपको डोमिनेंट जीन्स मिलेंगे वो सारे फीमेल की वजह से मिल रहे होते हैं, क्योंकि और इफेक्टिवली उसके गेमीट्स ही होते हैं वो। अगर जितने उसके गेमीट्स होंगे उतनी ही उसकी आगे वो प्रोजेनी इस तरह की बन जाएगी। तो इसलिए इसका जो टेस्ट लॉस होता है वो हमें बहुत बेहतर हमें दे देता है पॉपुलेशन, ठीक है, मैपिंग के लिए। उसकी एग्जांपल है जी, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन कंसर्निंग द रेयर एक्स लिंक रिसेसिव एलीज फॉर डिफेक्टिव शुगर प्रोसेसिंग स्मॉल जी एंड एट अनदर लोकस फॉर कलर ब्लाइंडनेस स्मॉल सी, ठीक है। अब ये दो जीन्स हैं जिनमें से जो दोनों रिसेसिव हैं डिफेक्टिव शुगर प्रोसेसिंग के लिए स्मॉल जी और कलर ब्लाइंडनेस के लिए स्मॉल सी। और डबली अफेक्टेड मेल है जो कि दोनों के लिए अफेक्टेड है, ठीक है। उसमें स्मॉल सी भी मौजूद है, स्मॉल जी भी मौजूद है, और वाई के ऊपर वो दोनों मौजूद नहीं है, इसलिए उसमें ये दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब वो मैरी कर लेता है, मैरीज अ नॉर्मल वूमेन, ठीक है, जो कि मोस्टली इसका चांस यही कि वो होमोजाइगस है, कैपिटल सी कैपिटल जी कैपिटल सी कैपिटल जी, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। अब ये नॉर्मल है, इसके अंदर ये मौजूद नहीं है। द डॉटर्स ऑफ दिस मेटिंग आर कपलिंग कन्फॉर्मेशन हेटेरोजाइगोस, ठीक है। कपलिंग समझ आ गई थी आपको, कपलिंग जिसमें जो डोमिनेंट एलील्स हैं वो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं लिंकेज में, और जो रिसेसिव हैं वो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं ड्यूरिंग लिंकेज, ठीक है। तो जो डॉटर्स इसमें होंगी वो कपलिंग कन्फॉर्मेशन वाली हेटेरोजाइगोट्स होंगी। द मेल चिल्ड्रन ऑफ वुमेन ऑफ दिस टाइप विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर जेनेटिक्स टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंस। अब जो मेल बनेंगे ना इसमें से, आपने सिर्फ मेल के ऊपर ज़्यादा कंसिडर करना होता है ऐसे क्रॉसेज में, ठीक है, क्योंकि जितने भी मेल होंगे उसमें फीमेल की तरफ से जितने भी लीड्स आएंगे होने वो सारे के सारे डोमिनेंट चाहिए, तो जितने भी मेल हैं वो अफेक्टेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो एलील है एक्स वाला, ठीक है, वो आ रहा है फीमेल की तरफ से, ठीक है। वाई जो है वो मेल की तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो वाई तो उसे मेल फादर की तरफ से मिला है, तो मदर की तरफ से जो मिले हैं वो सारे के सारे ये वाले एलील्स होने चाहिए। लेकिन अगर हमें किसी वो क्या कहते हैं मेल के अंदर, मेल चाइल्ड के अंदर ये वाले एलील्स मिल जाते हैं स्मॉल सी स्मॉल जी, तो वो डेफिनेटली रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, ठीक है। क्योंकि पेरेंटल कॉम्बिनेशन में आपके पास मदर के अंदर ये वाला ये स्मॉल सी या स्मॉल जी वाला एलील मौजूद नहीं है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट जनरेशन में मेल के अंदर ये मौजूद होते हैं तो इसका मतलब है, क्योंकि अगर कोई मेल चाइल्ड है डेफिनेटली ही विल गेट वाई क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर एंड ही विल गेट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज मदर। तो मदर से उसे सिर्फ ये वाले मिल रहे हैं, तो पेरेंटल ही अगर रहे उसमें कहीं पे भी अगर रिकॉम्बिनेशन ना हो तो फिर हमें किसी भी मेल चाइल्ड के अंदर ये वाले एलील्स नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि अगर ये मिलते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि दैट विल बी रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। द मेल चिल्ड्रन ऑफ द वुमेन ऑफ दिस टाइप विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर जेनेटिक्स टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इशूइंग फ्रॉम द मैटरनल मियोसिस, ओके। इसका मतलब ये कि हमें वो जितने भी मिलेंगे वो इसी तरफ से मिलेंगे। A human X chromosome map of some genes causing X-linked phenotypes is shown, वो आगे फिगर में दिया हुआ, ठीक है। However, that silent DNA markers also can be used in this type of X। हाँ, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ लिंकेज मैपिंग से ही X क्रोमोसोम को मैप करते हैं, उसमें हमें
कोई भी डीएनए मार्कर्स हम यूज़ नहीं कर सकते। डीएनए मार्कर्स हम एक्स क्रोमोसोम पे भी यूज़ कर सकते हैं, जो डीएनए के लिए हमें मिल जाएंगे एक्स क्रोमोसोम के लिए, उन्हें हम मार्कर एज मार्कर यूज़ कर सकते हैं फॉर मैपिंग। ठीक है, अब ये वही फिगर आगे बताई गई है, ये देखें जो मेल है इसमें, उसमें स्मॉल सी स्मॉल जी यानी कि दोनों डिजीज़ जीन्स मौजूद हैं। वाई के ऊपर वो दोनों मौजूद नहीं है, इसलिए ये रेड में इसलिए शो किया गया कि ये अफेक्टेड है। फीमेल में कोई भी डिजीज़ जीन मौजूद नहीं है, इसलिए ये अफेक्टेड नहीं है। इससे जो हेट्रोजाइगस प्रोजेनी बनती है, जो फीमेल बनेगी, मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम जैसे ड्रोसोफिला में करते थे कि हमेशा हम हेट्रोजाइगस या डाई हाइब्रिड फीमेल यूज़ करते थे, और मेल जो था वो हम होमोजाइगस यूज़ करते थे फॉर टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे भी हम वही करने जा रहे हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हेट्रोजाइगस फीमेल बनेगी उसे हम क्रॉस कर देंगे किससे, यानी हम नहीं करेंगे, ह्यूमन में तो हम ये कर नहीं सकते, लेकिन बाई चांस अगर हमें कोई ऐसा केस मिल रहा है जिसमें बाद में ये क्रॉस इस तरह से हुआ है, ठीक है, जिसमें ये होमोजाइगस डोमिनेंट है दोनों, मतलब कि उसने अब जो शादी उसकी हुई है वो हुई है एक नॉर्मल मेल से, ठीक है, इस डाई हाइब्रिड के एक नॉर्मल मेल से शादी होगी है। अब ये जो यहाँ से उसे मिलेंगे एलीज, यहाँ से उसे सिर्फ ये मिल रहे हैं, ठीक है, कैपिटल सी कैपिटल जी। ये वाले जो हैं, ये जो ओरिजिनल क्रॉस था उसमें अगर हम देखें तो स्मॉल सी और स्मॉल जी एक साथ थे, कैपिटल सी और कैपिटल जी एक साथ थे, ठीक है, और यहाँ पे भी कपलिंग है, ठीक है, कैपिटल सी कैपिटल जी एक साथ है, स्मॉल सी स्मॉल जी एक साथ है। अगर हमें कोई रिकॉम्बिनेंट मिलता है जिसमें एक अलील जो है वो हमें डिजीज़ वाला मिल जाता है और एक जो है वो मेल में, फीमेल की नहीं बात कर रहे, सारे मेल, ये सारी हमने मेल ऑफस्प्रिंग लेनी है। अगर अब ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, लेकिन ये अगर हम देखें तो इसमें देखें ये एक नया कॉम्बिनेशन बन गया है, स्मॉल सी कैपिटल जी, इधर भी कैपिटल सी स्मॉल जी, एक नया कॉम्बिनेशन बना है, तो ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इजीली पता चल सकता है कि रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हैं, आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज को इजीली काउंट कर सकते हैं और मैप कर सकते हैं, जबकि ऑटोसोम्स में ये बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे आपके लिए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज को इस तरह से इतनी कम प्रोजेनी में काउंट करना या कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब ये एक मैप दिया गया है जो एक्स क्रोमोसोम का, जो फर्स्ट जो मैप बनाया गया था एक्स क्रोमोसोम का, ये वो मैप है। इसमें डिफरेंट जो जीन्स लिंकेज के थ्रू या क्रॉसिंग ओवर के थ्रू जो मैप किए गए थे वो यहाँ पे शो किए गए हैं, ठीक है। तो ये उसकी एक एग्जांपल आपको दी गई है कि किस तरह से एक्स क्रोमोसोम मैप किया गया था विद लिंकेज, लेकिन उसमें हमें ज़्यादातर मार्कर्स ही यूज़ करने पड़ते हैं ऑटोसोम्स में। लॉर्ड स्कोर LOD, लॉर्ड स्कोर फॉर लिंकेज टेस्टिंग बाय पेडिग्रीज। अब ये लॉर्ड स्कोर क्या है? सबसे पहले हमने जो बात की थी कि प्रोजेनीज जो होती हैं ह्यूमन फैमिलीज़ में वो बहुत छोटी होती हैं। स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी इन ह्यूमन फैमिलीज मीन दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमिन लिंकेज ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल मेटिंग्स, ठीक है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आपको कि एक्चुअल फिगर वहाँ से नहीं मिल सकती जिससे आप ये अंदाज़ा कर सकें कि क्रॉसिंग ओवर कितनी हो रही है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज कितनी हैं, आप उससे अंदाज़ा नहीं कर सकते। फिर आप क्या करते हैं, टू ऑब्टेन रिलायबल RF वैल्यूज़, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज की रिलायबल वैल्यूज़ के लिए लार्ज सैम्पल साइजेज आर नेसेसरी। मैंने पहले भी बताया आपको कि जब तक आपके पास कोई बड़ा एक सैम्पल नहीं होता, आपके पास सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एक अच्छी खासी तादाद में आपको नहीं मिल जाते, आप उनकी रेशियोज़ नहीं निकाल सकते, आप उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज नहीं निकाल सकते। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है, हाउएवर इफ़ द रिजल्ट्स ऑफ मैनी आइडेंटिकल मेटिंग्स कैन बी कंबाइंड देन अ मोर रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, ठीक है। आप अगर आपके पास बहुत सारी एक जैसी मीटिंग्स का डाटा आ जाए, ठीक है, उनके रिजल्ट्स को अगर आप कंबाइन करते हैं तो फिर आप उनमें से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप एक लॉर्ड स्कोर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लॉर्ड का मतलब है जी लॉग ऑफ ऑड्स, लॉग यानी कि लॉगरिथम ऑफ ऑड्स।
ऑड्स क्या है? चांसेस, कि कितने चांसेस हैं किस क्रॉस के, किस कॉम्बिनेशन के बनने के, उसका आप लॉगरिथम लेते हैं। कि पहले आप वो चांसेस कैलकुलेट करते हैं, और वो चांसेस किस बेसिस पे करते हैं कि पहले आप अपनी तरफ से एक लिंकेज की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, द मेथड सिंपली कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सेट ऑफ रिजल्ट्स इन अ फैमिली on the basis of independent assortment and a specific degree of linkage। ठीक है, मतलब ये सिर्फ कैलकुलेट करता है चांस को कि आपके पास एक सेट ऑफ रिजल्ट्स, एक फैमिली में सेट ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है, जो जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं उनके सेट, उनका एक पूरा सेट जो है उसके आने का कितना चांस है एक फैमिली में, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड फॉर ए स्पेसिफिक डिग्री ऑफ लिंकेज। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक डिग्री ऑफ लिंकेज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके मुताबिक और साथ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक आप कैलकुलेट करते हैं कि कितना चांस है उसके आने का उन सेट ऑफ रिजल्ट्स का। ठीक है, देन द रेशियो ऑड्स ऑफ द टू प्रोबेबिलिटीज इज कैलकुलेटेड। ठीक है, फिर उन दोनों प्रोबेबिलिटीज की जो रेशियो है उसे कैलकुलेट किया जाता है, एंड द लॉगरिथम ऑफ दिस नंबर इज कैलकुलेटेड। उस रेशियो का फिर लॉग लिया जाता है। ठीक है, लॉगरिथम विच इज़ द लॉट। ठीक है, आपको आगे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर शायद आपको समझ आ जाएगी इसकी। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा अभी इस वक्त। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक या दो या तीन जो भी सेट आपको पॉसिबल लग रहे हैं, ठीक है, कि इनमें से ये चांस हो सकता है कि ये, या मतलब आप कह सकते हैं कि 10% लिंकेज हो सकती है, सारी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकती है, 20% लिंकेज हो सकती है, 30% लिंकेज हो सकती है। तो ये सारे चांसेस आप पहले ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जितने भी चांसेस हैं, ठीक है, उनकी आपने प्रोबेबिलिटी या उनकी आपने रेशियो, ठीक है, पहले आपने ऑड्स कैलकुलेट कर लेने हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेनी है, फिर उनकी आपने रेशियो ले लेनी है। ठीक है, अगर आपके पास दो चांसेस हैं, ये हो सकता है या ये हो सकता है, उनकी आपने रेशियो लेनी है। ठीक है, उसके बाद उस रेशियो का आपने लॉग लेना है, जो कि आपके पास लॉग नंबर आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज लॉगरिथम्स आर एक्सपोनेंट्स, द लॉग स्कोर हैज़ द यूजफुल फीचर दैट स्कोर फ्रॉम डिफरेंट मेटिंग फॉर which the same markers are used can be added, hence providing a cumulative set of data either supporting or not supporting some particular linkage value। ठीक है, फिर आप उनको, क्योंकि ये जो है ये एक्सपोनेंट्स होते हैं, आप इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करके आप देख सकते हैं कि उनमें से कौन सी वैल्यू, कौन सी लिंकेज वैल्यू जो है उसे ये सपोर्ट कर रहा है और कौन सी है जिसे आप ये नहीं कर रहा। अब एक एग्जांपल है वो अभी देख लेते हैं। Assume that we have a family that amounts to a dihybrid test cross। ठीक है, एक ऐसी फैमिली है जिसमें हमें एक ऐसा क्रॉस मिल गया जो कि एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जैसा क्रॉस है। ठीक है, ऑल्सो assume that for the dihybrid individual we can deduce the input gametes and hence can assess that individual's gametes for recombination। ठीक है, मतलब ये कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि हमारे पास एक इंडिविजुअल जो है वो डाई हाइब्रिड है, दूसरा जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा। ठीक है, तो जो डाई हाइब्रिड वाला है, आप फ़र्ज़ करें कि आपको उसमें इस किस्म का कॉम्बिनेशन मिल गया कि आप उसके गेमीट्स का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन के लिए उसके गेमीट्स लिख सकते हैं कि ये गेमीट्स इसमें बने होंगे। ठीक है, द डाई हाइब्रिड इज़ हेट्रोजाइगस फॉर अ डोमिनेंट डिजीज़ एलील, कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, मतलब उसमें जो एक डिजीज़ का जीन है ना, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में मौजूद है, कैपिटल डी स्मॉल डी, और उसके साथ जो आपने एक मार्कर यूज़ किया, मॉलिक्यूलर मार्कर, उसमें भी वो जो है वो हेट्रोजाइगस है, कैपिटल M1 और M2 उसमें दोनों मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास डाई हाइब्रिड है, हाइब्रिड फॉर दिस जीन एंड हाइब्रिड फॉर द मार्कर। ठीक है, इस तरह से ये जो आपका डाई हाइब्रिड हेट्रोजाइगस है वो हेट्रोजाइगस इन दोनों के लिए है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। Assume that it is a man and that the gametes that united to form him were capital D,
M1 एंड स्मॉल डी M2, ठीक है। हम एज्यूम करते हैं कि ये एक मैन है, ठीक है, जिसकी ये वाली कन्फर्मेशन बनी थी इन गैमीट्स से, मतलब कि ये वाले गैमीट्स मिले तो कैपिटल डी स्मॉल डी बन गया और M1 M2 बन गया इसमें, ठीक है। एंड हिज वाइफ इज़ स्मॉल डी एंड M2 M2, ठीक है, मतलब कि ये होमोजाइगस रिसेसिव है इसकी जो वाइफ है। तो इस तरह से ये एक टेस्ट क्रॉस जैसी कंफर्मेशन हमारे पास आ जाती है, ये हमने एज्यूम किया, ठीक है। द पेडिग्री इज़, इसकी जो पेडिग्री आई है वो ये वाली आती है यहाँ से, देखो, ठीक है, यहाँ पे दी होगी 519 shows that 6 children categorized with respect to the father's contributing gamete. Of the 6 there are 2 recombinants which would give an R. अब ये देखिए, ये है, ये उसकी प्रोजनी है ये वाले 6 चिल्ड्रन, ठीक है। अब ये है डाई हाइब्रिड मेल, जिसकी हमने अभी बात की थी कैपिटल डी स्मॉल डी M1 M2, ठीक है। ये है वो फीमेल जो कि होमोजाइगस है, स्मॉल डी M2 M2, ठीक है। इनसे जो 6 चिल्ड्रन बने हैं, अगर हम उन पे गौर करें, हमने देखना है कि इनमें रिकॉम्बिनेंट कितने हैं। जिस तरह हम पहले देखते थे इनमें रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, इनमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले कितने हैं और रिकॉम्बिनेंट वाले कितने हैं। ये P लिखा हुआ है, ये पेरेंट वाला होगा, ये कैपिटल डी M1, ठीक है। तो हम अगर देखें तो ये कैपिटल डी M1 पेरेंट में मौजूद है, ठीक है। स्मॉल डी M2, ठीक है। ऐसा मेल हमारे पास हाँ, ये जो है ये रिकॉम्बिनेंट है, ये भी रिकॉम्बिनेंट है, और इसी तरह से ये वाला कैपिटल डी M2, ठीक है, ये भी हमारे पास रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। समझ आ रही है, जो कि होमोजाइगस हो कैपिटल डी और M2 के लिए, और ये वाला होमोजाइगस है स्मॉल डी और M1 के लिए, ठीक है। इस किस्म का जो कॉम्बिनेशन है ये रिकॉम्बिनेंट है हमारे पास, ये ऐसा हमारे पास पहले नहीं था, ये स्मॉल डी और M2, ठीक है। हाँ, ये M1 है, ठीक है। स्मॉल डी M1 वाला हमारे पास कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं है जो कि होमोजाइगस हो, ठीक है। इधर कैपिटल डी M2 वाला भी हमारे पास कोई भी ऐसा इंडिविजुअल मौजूद नहीं है जो कि होमोजाइगस हो, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों रिकॉम्बिनेंट्स हैं। अब 6 में से अगर 2 रिकॉम्बिनेंट्स हैं तो हमारे पास आती है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 33%, ठीक है, 33% की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। लेकिन इतने छोटे सैंपल में हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि इतनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। हाउएवर इट इज़ पॉसिबल दैट द जीन्स आर असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली, ये पॉसिबल है कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हों, लेकिन जो हमारे पास आए हैं सैंपल वो नॉन रैंडम है, तो इस किस्म की आ गई हमारे पास रिकॉम्बिनेशन। इतने छोटे सैंपल में हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि हमारे पास जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमने 33% कही है ये हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अंडर सेवरल हाइपोथेसिस, ठीक है। द फॉलोइंग डिस्प्ले शोज द एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन, ये वाला। अब एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन, ठीक है, अगर हमारे पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 0.5 यानी कि 50%, 50% पे होता क्या है आपको पता है कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो सारे के सारे गैमीट्स हमारे पास इतने होंगे, 0.25 0.25 0.25 0.25 1:1 की जो रेशियो आती है हमें वो मिलनी चाहिए पेरेंट और रिकॉम्बिनेंट्स में, ठीक है। अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 50% या 0.5, अगर ये 0.4 है 40%, तो हमारे पास 40% रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, 60% हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे, मतलब ये 30% और ये 20% दोनों, ठीक है। समझ आ रही है ना, हमने सारा सिनेरियो बना लेना है खुद से। अगर हमारे पास ये आती है 30% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या 0.3, तो हमारे पास 30% रिकॉम्बिनेंट्स प्लस 70%
पेरेंटल कॉम्बिनेशन। 70% को हम जब 2 में डिवाइड करते हैं तो ये 35% यानी ये 0.35 आएंगे, और ये वाले 0.15 यानी कि 15%। ठीक है। अगर 30% रिकॉम्बिनेशन है, अगर 20% रिकॉम्बिनेशन है या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 0.2 है, ठीक है, तो हमारे पास 20% आएंगे रिकॉम्बिनेंट, यानी कि 10% एक और 10% दूसरे, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमारे पास आएंगे कितने, 80%, 40% एक और 40% दूसरे। ठीक है, ये हमारा है सारा सिनेरियो कि हमारे पास अगर ये सिचुएशन है तो किस किस्म की रेशोज आएंगी, अगर ये है तो क्या आएगा, अगर ये वाली है तो क्या आएगा, और अगर ये। अब हमारे पास जो पहला जो रिज़ल्ट हमने देखा है उसके मुताबिक हमारी जो रेशो है वो इस और इसके दरमियान आ रही है, जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 30 और 40 के दरमियान 33% हमने कैलकुलेट की थी। अब हम कंफर्म करना चाह रहे हैं कि अब वाकई इतनी है, उसके लिए हम आगे कैलकुलेट करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द रिजल्ट्स अंडर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 50% विल बी इक्वल टू। ठीक है, क्या करना है आपने, जितने भी आपके पास कॉम्बिनेशन है उन सब की रिकॉम्बिनेशन उन सब की आपने जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर देना है, और 100% से मल्टीप्लाई करना है बी से। ठीक है, बी क्या है, द नंबर ऑफ पॉसिबल बर्थ ऑर्डर्स फॉर 4 पेरेंटल एंड 2 रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, उनका जो बर्थ ऑर्डर है, ठीक है, पॉसिबल नंबर उनका, वो बी है। ठीक है, तो ये सारा आपके पास आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.00024 बी। ठीक है, अब ये हमने क्या किया था फॉर 50%। अगर हम 20% के लिए करेंगे तो फिर उनकी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हमारे पास आ रही हैं उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और साथ बी से कर देंगे, तो ये आ गई हमारे पास 0.00026 बी। ये दोनों प्रोबेबिलिटीज हमारे पास आ गई हैं, 50% वाली, 20% वाली। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, उनकी रेशियो निकालना। ठीक है, रेशियो ऑफ द टू इज़ 0.00026 ओवर 0.00024, 1.08 की हमारे पास आई है इनकी रेशियो। ठीक है, इसका मतलब ये है, अब बी जो है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो रेशियो आएगी दैट विल बी 1.08। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 20% वाली है उसके होने का चांस 50% वाली से 1.08 टाइम्स ज़्यादा है। Hence, on the basis of these data, the hypothesis of an RF of 0.02 is 1.08 times as likely as the hypothesis of independent assortment। मतलब 50% वाला जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला है उसके मुकाबले में इसके होने का चांस 20% वाले का इतना ज़्यादा है, 1.08। अब इसी तरह से बाकी की भी आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ये देखें उनकी रेशियो सबकी आ चुकी है हमारे पास, इसके मुकाबले में इसकी तो जाहिर है 1 होगी, अब इसके मुकाबले में जो इसकी है दैट इज़ 1.33, इसके मुकाबले में जो इसकी है वो है 1.41, और इसके मुकाबले में इसकी जो है वो है 1.08। सबसे ज़्यादा जो आ रही है वो इसकी है। अब हम इनका लॉग स्कोर लेंगे, इनका लॉगरिथम। 1 का लॉग जो होगा वो 0 आ जाएगा, इसका लॉग जो है वो 0.12 है, इसका 1.5 है, इसका 0.3। तो जिसका लॉग सबसे ज़्यादा है उसके होने का चांस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों का लॉग ज़्यादा है, तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी 33% वो इन दोनों के दरमियान में थी। दीज नंबर्स कन्फर्म आवर ओरिजिनल सस्पिशन दैट RF इज़ अबाउट 30 to 40%। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला था हम कंफर्म कर रहे हैं कि तकरीबन उसी के करीब है, 33 के करीब हमारे पास आ रहा है। लेकिन however the data do not provide convincing support for any model of linkage। ठीक है, मॉडल को हम उस वक्त कंसीडर करते हैं जब हमारे पास लॉग स्कोर 3 या 3 से ज़्यादा आए। ठीक है, कन्वेंशनली क्यूमुलेटिव लॉग स्कोर्स ऑफ 3 आर कंसीडर्ड कन्विंसिंग सपोर्ट फॉर अ स्पेसिफिक RF वैल्यू। ठीक है, अगर हमारे पास ये स्कोर 3, ये तो 0.15 है ना, 3 या 3 से ज़्यादा होता तो फिर हम कहते हैं कि हाँ यही ठीक है, इतनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ठीक है हो सकता है ये, लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। हम उस वक्त मानते हैं जब हमारे पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी
जो है वो उसका ये 1000 टाइम्स से ज़्यादा आ जाए चांस, ठीक है, 1000 टाइम्स से ज़्यादा, यानी कि 10⁻3, ठीक है। जब हमारे पास लॉर्ड स्कोर 3 आएगा तो उसका मतलब होगा कि हमारा जो चांस है दैट इज़ 10⁻3 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है, यानी कि 1000 टाइम्स मोर चांस ऑफ दैट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर हमारे पास ये 3 से ज़्यादा है फिर हम कहते हैं ये कन्विंसिंग है हमारे लिए। अभी ये इनमें से कोई भी कंक्लूसिव नहीं है हमारे लिए, लेकिन आपको एक एग्जांपल दी है कि ये तरीका है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये वाली रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ठीक है। तो अब समझ आ गई आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।